बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम मेटाबॉलिज्म से एक और टॉपिक पे बात करेंगे, फैक्टर्स इफेक्टिंग मेटाबॉलिज्म। देखिए, आप लोग तो मेटाबॉलिज्म जानते हैं। सपोज ये हमारे साथ कोई ड्रग है और ये हमारे साथ है एक पेशेंट। जब ये ड्रग इस पेशेंट को दिया जाता है तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ये ड्रग इस पेशेंट के ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में आने के बाद ये ड्रग फिर सारे टिश्यूज़ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब इस ड्रग का फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ज़्यादातर ज़्यादातर ड्रग्स मतलब एक्टिव होते हैं। जब एक्टिव होते हैं तो इस ब्लड से फिर यहाँ पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो जब ये ड्रग आ चुका है टिश्यूज़ में, तो ये ड्रग अपना फंक्शन या जो एक्शन है वो कर देता है। ठीक है, जो काम था, जिस काम के लिए ये ड्रग आ गया है इस जिस्म में, तो काम भी ये कर चुका है। ज़्यादातर ड्रग्स एक्टिव होते हैं। फिर काम करने के बाद इस ड्रग को मतलब जिस्म से बाहर निकालना भी है। तो जब इस ड्रग को जिस्म से बाहर निकालना है तो ज़्यादातर ड्रग हमारे साथ, आपको पता है कि वो लिपिड सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबल ड्रग आसानी के साथ जिस्म से एक्सक्रीट नहीं हो सकता। तो फिर इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़रूरी है। मतलब ये जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसको या मतलब लाइपोफिलिक ड्रग, इस ड्रग को फिर वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर ये आसानी के साथ जिस्म से बाहर निकल सकते हैं। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म का ये भी एक इम्पोर्टेंस है कि बाज़ ड्रग मतलब ऐसे ड्रग होते हैं कि वो हमारे जिस्म में जब अंदर आते हैं वो मतलब इनएक्टिव होते हैं, वो मतलब कोई काम नहीं कर सकता। तो काम करने से पहले उसकी मेटाबॉलिज्म होती है एक्टिवेशन के लिए, ताकि वो ड्रग एक्टिव हो जाए और वो अपना काम परफॉर्म करे। अब कुछ हमारे साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें या कुछ ऐसे अवामिल हैं जो इस मेटाबॉलिज्म को या तो इंक्रीज़ कर सकता है और या डिक्रीज़। इसका मतलब ये है कि कुछ अवामिल या कुछ ऐसे फैक्टर है कि हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर सकता है, और बाज़ फैक्टर इस मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने यहाँ पर मतलब 7-8 लिखे, इसमें सबसे पहला है इंड्यूसर। देखिए, हमारे साथ जो मेटाबॉलिज्म होता है एंजाइम की मदद से। हमारे जिस्म में अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए या उसको तेज़ करने के लिए एंजाइम चाहिए। तो हमारे साथ सपोज़ ये हमारे साथ एक एंजाइम है, ठीक है? और ये एंजाइम हमारे साथ किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है। सपोज़ ये ड्रग हो गया और ये एंजाइम हो गया। मतलब ये एंजाइम अब इस ड्रग का क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म करेगा। तो बाज़ ऐसे इंड्यूसर मतलब कुछ ऐसे केमिकल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे जिस्म में, वो आके इस एंजाइम की एक्टिविटी मतलब और ज़्यादा कर देती है। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी तेज़ करेगा। दोबारा बता रहा हूँ कि ये ड्रग है, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म ये एंजाइम करेगा। ये एंजाइम तो मतलब नॉर्मल फंक्शन करेगा, ठीक है? तो बाज़ ऐसी कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसे केमिकल है कि वो आके और इस एंजाइम का एक्टिविटी और भी बढ़ाए, मतलब और भी एक्टिवेट करे इसको, तो ये ज़्यादा ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेगा। तो ऐसे केमिकल, सपोज़ वो हमारे साथ वो ये केमिकल या कोई और ऐसी चीज़ है जो आके इस एंजाइम का एक्टिविटी देगी या एक्टिविटी और मतलब इंक्रीज़ करे, तो डेफिनेटली ये एंजाइम फिर इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म तेज़ करेगा। ऐसे बहुत सारे इंड्यूसर हमारे साथ है, ठीक है? एंजाइम इंड्यूसर। इसके अपोजिट फिर है एंजाइम इन्हिबिटर। ये इंड्यूसर के अपोजिट है। देखिए, मैंने आपसे एंजाइम इंड्यूसर में ये कहा कि कुछ केमिकल हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर देता है, और कुछ चीज़ें या कुछ केमिकल ऐसे है हमारे साथ जो वो आके इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देता है। सपोज़ ये कुछ केमिकल या कुछ चीज़ें हैं, ये आके इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। तो फिर ये इस ड्रग का मतलब मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर सकेगा। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म एंजाइम करता है। जब एंजाइम मतलब आप किसी केमिकल या किसी चीज़ या किसी इन्हिबिटर की वजह से उसकी कारकर्दगी कम होगी, तो फिर डेफिनेटली इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा। और इंड्यूसर में मैंने आपसे ये कहा कि कुछ केमिकल या कुछ चीज़ें होंगी वो आके इस एंजाइम की एक्टिविटी और भी बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर ड्रग मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा। जी जनाब, इसके बाद फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ ड्रग। सपोज़ ये हमारे साथ कोई एक ड्रग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका आता है मतलब शेप, और शेप के अलावा इसका साइज़ भी है।
साइज़ के साथ-साथ मतलब इसका फुलरिटी भी हम देखते हैं, फुलरिटी आया ये ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, डिफरेंट फिज़िकल प्रॉपर्टी है जैसे कि शेप, साइज़, फुलरिटी, लिपोफिलिक या हाइड्रोफिलिक ये भी मतलब असर कर सकता है मेटाबॉलिज्म पे। अच्छा इसके बाद फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब ये है कि सपोज़ यह हमारे साथ ये पेशेंट है और यह हमारे साथ किसी एक एनवायरनमेंट में रहता है। तो एनवायरनमेंट में आपको पता है डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर मतलब सर्दी या गर्मी या प्रेशर अलावा ह्यूमिडिटी। तो ये जो फैक्टर मैंने लिखे 2-3 तो ये एक्सटर्नल फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर इस पेशेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट को बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। तो जब इस पेशेंट के इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट हो जाता है इस एक्सटर्नल फैक्टर से तो फिर डेफिनेटली मतलब अंदर उसकी मेटाबॉलिज्म पे असर होगा। इसके बाद फिर है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब ये है कि ये पेशेंट है, इस पेशेंट से रिलेटेड कोई फैक्टर होगा। सपोज़ बायोलॉजिकल फैक्टर में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें सपोज़ ऐज के बारे में हम बात करते हैं, ऐज। अगर ये पेशेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा मतलब न्यूबॉर्न बेबी है या इन्फेंट है मतलब 1 साल तक जो बच्चा है, अगर ऐसा बच्चा है और उसको हम कोई ड्रग देता है, तो डेफ़िनेटली उनका मेटाबॉलिज़्म इतना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको पता है कि ज़्यादातर ड्रग्स का मेटाबॉलिज़्म लीवर में होता है। तो इस बच्चे का या जो छोटे बच्चे हैं, इनका लीवर इतना मतलब स्ट्रॉन्ग या मतलब डेवलप नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें वो एंजाइम नहीं होंगे, जो मेटाबॉलिज़्म करता है। तो छोटे बच्चों में ख़ुसूसन इन्फेंट और न्यूबॉर्न बेबी की बात करता हूँ। अच्छा एज में तो न्यूबॉर्न बेबी के बारे में मैंने बात की और इन्फेंट के बारे में। अगर इसके मुकाबले हम मतलब एज्ड मतलब ओल्ड पीपल जो बहुत बूढ़े हैं, उनके बारे में बात करें तो भी उनका लीवर इस स्टेज में मतलब ख़राब हो जाता है। मतलब अब बूढ़े लोगों में लीवर इतना अच्छा वो काम नहीं कर सकता, इतना अच्छा एंजाइम उसके नहीं बनते, तो फिर उनका भी मेटाबॉलिज़्म अच्छा नहीं होगा। तो एज एक फैक्टर है। बहुत छोटे मतलब न्यूबॉर्न या इन्फेंट और या बहुत बूढ़े इनमें अच्छा मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। अच्छा एज के अलावा फिर हम सेक्स के बारे में बात करते हैं। सेक्स आया मतलब ये पेशेंट मेल है या फीमेल है। तो डेफ़िनेटली सेक्स या जीन्स के बारे मतलब मेल फीमेल के बारे में बात करते हैं, तो ये भी मतलब एक फैक्टर है। बाज़ ड्रग मतलब ज़्यादा मेटाबोलाइज़ होता है मेल में और बाज़ ड्रग फीमेल में ज़्यादा मेटाबोलाइज़ होते हैं। अच्छा इसके बाद है डिज़ीज़ेज़। देखिए अगर इस पेशेंट को ऑलरेडी कोई और डिज़ीज़ है स्पेशली उसका लिवर और या मतलब इसका किडनी, तो इसका फिर मतलब मेटाबॉलिज़्म इतना अच्छा नहीं होगा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो मेटाबॉलिज़्म होता है वो लिवर में, अगर इस लिवर में कोई बीमारी है या सिरोसिस है, कोई हेपेटाइटिस है, तो फिर इसमें अच्छे मेटाबॉलिज़्म नहीं होगा। तो जो ऑर्गन मतलब मेटाबॉलिज़्म करते हैं अगर उन ऑर्गन में कोई बीमारी या कोई मतलब वो ऑर्गन ख़राब है तो फिर मेटाबॉलिज़्म डेफ़िनेटली कम होगा। इसके बाद फिर है हार्मोनल चेंज। देखिए सपोज़ मैं प्रेगनेंसी के बारे में बात करता हूँ, तो जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी है मतलब उसके पेट पे बच्चे हैं, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो भी मतलब वो मेटाबॉलिज़्म पे बहुत ज़्यादा असर होगा। हार्मोनल चेंज में डिफ़रेंस की वजह से मेटाबॉलिज़्म में फ़र्क आ सकता है कम ज़्यादा। इसके अलावा फिर आखिर में है जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपसे पहले एक छोटा-सा शॉर्ट सा टॉपिक किया था कि जेनेटिक्स का मतलब क्या है। जेनेटिक्स का मतलब ये है कि सपोज़ ये हमारे साथ एक बंदा है और ये दूसरा बंदा है। ये सपोज़ बंदा ए हो गया और ये मतलब बी। मतलब इस पेशेंट या इस बंदे का भी अपना एक डीएनए है, ठीक है? डीएनए और इस डीएनए में मतलब जीन्स होते हैं। इसी तरह इस पेशेंट की भी अपना एक डीएनए है और इसमें मतलब जीन होंगे। तो इन दोनों का जो जीन है या मतलब डीएनए है, ये एक-दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बदल है। जब मुख्तलिफ या बदल है तो ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रग द सेम रिज़ल्ट देगा। सपोज़ ये हमारे साथ कोई ड्रग है, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि ये ड्रग इस एक पेशेंट पे जो असर करता है वो इस बी पे बी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन दोनों का डीएनए एक दूसरे से बदल है। इसके अलावा एक और है मतलब डोज़ेज। डोज़ेज मतलब डोज़ेज का मतलब ये है कि कितना ड्रग मिला है पेशेंट को, ज़्यादा है, नॉर्मल है या कम है, तो भी मतलब मेटाबॉलिज़्म इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा एक और है डाइट, खुराक, ठीक है? खुराक
देखिए ख़ुसूसी मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक ग्लाइसिन के बारे में बात की। ग्लाइसिन हमारे साथ एक अमाइनो एसिड है। तो अगर कोई बंदा प्रोटीन नहीं खाता, तो जब प्रोटीन नहीं खाता तो उसको फिर ये ग्लाइसिन उसके जिस्म में मतलब कम हो गया, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बाज़ ड्रग के लिए मतलब उसको फेज़ 2 में मैंने आपको बताया था ड्रग मेटाबॉलिज़्म फेज़ 2 में, तो बाज़ ड्रग के साथ ग्लाइसिन मिलता है, ग्लाइसिन और इस उससे कोई और चीज़ बनेगा और जिस्म से बाहर निकलेगा। तो जब कोई प्रोटीन नहीं खाता मतलब उसमें प्रोटीन की डिफ़िशियंसी है, तो ये ग्लाइसिन वग़ैरह नहीं होगा, तो फिर कोई किसी ड्रग का मेटाबॉलिज़्म फिर नहीं होगा, क्योंकि बाज़ ड्रग के साथ ग्लाइसिन मिलता है और कोई चीज़ बना के जिस्म से एक्सक्रीट होता है। कुछ ड्रग के साथ ग्लाइसिन कंजुगेट होके जिस्म से बाहर निकल जाता है और ये ग्लाइसिन मतलब हमें प्रोटीन से मिलता है। प्रोटीन की मतलब जब तोड़-फोड़ होती है तो ये भी हमें मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।